टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, एलिक्सियर, पाउडर, ग्रैन्यूल, सपोजिटरीज, ये सारी चीज़ें डिटेल स्टडी करेंगे। ग्रैन्यूल्स को पढ़ेंगे, टैबलेट्स को पढ़ेंगे, कैप्सूल्स को पढ़ेंगे, इसके अलावा हम सिरप को पढ़ेंगे। जैसे कि ये सिरप जब सर्दी वगैरह होती है, जब कफ बनता है तब देते हैं। ये सिरप कब देते हैं? जब लीवर को क्योर करना हो, लीवर को ट्रीट करना हो तो एमली क्योर देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ सिरप्स होती है, सपोजिटरीज होते हैं, इमल्शन होते हैं, एलिक्सियर होते हैं। इन सभी को हम डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ नेजल ड्रॉप, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, इन सब को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सब भी क्या है, एक तरह के डोजेस फॉर्म ही हैं। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है डोजेस फॉर्म। और यहां पर हमें क्या देखना है कि डोजेस फॉर्म कितने तरह के होते हैं। मेनली सबसे पहले हम ये समझेंगे, देखो टॉपिक को ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, डोजेस फॉर्म किससे मिलकर बना होता है, और एक इंसान के लिए डोजेस फॉर्म क्यों जरूरी होता है। ये सारी चीजें देखेंगे। इसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देखेंगे डोजेस फॉर्म का, कि क्या होता है, क्यों जरूरी है, अगर डोजेस फॉर्म नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। पहले तो ये समझेंगे होता क्या है, क्यों जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसी डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि ये जो डोजेस फॉर्म होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है मैं आपको 4 से 5 तरीके का बताऊंगा। उसके बाद जो भी क्लासिफिकेशन के अंदर डोजेस फॉर्म आएगा उसकी डेफिनेशंस भी आपको देखनी है। तो आज का लेक्चर काफी डिटेल लेक्चर होगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, और ये लेक्चर के बाद किसी भी लेक्चर की, किसी भी नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस लेक्चर को ध्यान से सुनो, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, समझो, बात खत्म। तो सबसे पहले समझेंगे कि सर ये डोजेस फॉर्म क्या होता है, डोजेस फॉर्म का मतलब क्या है, डोजेस फॉर्म क्यों जरूरी है। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन, फिर जो क्लासिफिकेशन हमने करा फिर देखेंगे उसकी डेफिनेशन। अब देखो यहां से मेजर क्वेश्चन बनता है, मतलब कि अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, जैसे कि AKTU, SPPU, DBATU, RUHS, RGUHS, PTU, HPTU, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन पैटर्न अलग होता है। जैसे कई बार कई यूनिवर्सिटीज में होता है 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, या MCQ पूछ लेते हैं। कई यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कई यूनिवर्सिटीज में 10 और 15 का। तो यहां से ये जो आपका टॉपिक है डोजेस फॉर्म, यहां से क्वेश्चन बनता है। एक तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, इसको मैं आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगा। 4 से 5 क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, और ये क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, समझना। डोजेस फॉर्म को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे डोजेस फॉर्म क्यों जरूरी होता है, फिर डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन में जो जो डोजेस फॉर्म आएंगे उन सभी डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फार्मेसी की डिस्कवरी, फार्मेसी का डेवलपमेंट, फार्मेसी का एस्टेब्लिशमेंट, फार्मेसी की हिस्ट्री, है ना। फार्मेसी आई कहाँ से, कैसे उसकी खोज हुई, कौन से साइंटिस्ट आए थे, क्या उसकी हिस्ट्री रही थी, फार्मेसी एज ए करियर, फिर इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद आज हमें पढ़ना है डोजेस फॉर्म। अब ध्यान से सुनते जाना। आज का जो आपका लेक्चर है वो बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 है, जहां पर देखेंगे डोजेस फॉर्म। और डोजेस फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपके पास ड्रग है ना, जैसे मान लीजिए ये ड्रग है, इस ड्रग के साथ अगर आप एक्सिपिएंट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एक्सिपिएंट, या फिर आप बोल लीजिए एडिटिव जोड़ देते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडिटिव जोड़ देते हैं। तो इस ड्रग के साथ अगर आप एक्सिपिएंट जोड़ देते हैं, एडिटिव जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म का सीधा सा मतलब है कि जो भी आपकी ड्रग है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैरासीटामोल है, कोई एनाल्जेसिक है, कोई एंटीपायरेटिक है, कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो भी मेरे पास ड्रग है, उस ड्रग के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, एक्सिपिएंट जोड़ दिया। सर एक्सिपिएंट क्या होते हैं, एक्सिपिएंट जो ड्रग को एक डोज फॉर्म की कन्वर्ट करे, डोज फॉर्म का शेप दे। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो किसी पेशेंट को 50 mg ड्रग देनी है, ठीक है। अब वो 50 mg इतनी सी ड्रग होती है, अब उसकी टैबलेट बनानी है,
तो वो ड्रग की एक डोज फॉर्म बनाना है, तो वो जो डोजेस फॉर्म बनेगा वो बनेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सिपिएंट। तो एक्सिपिएंट की मदद से हम यहाँ पर ड्रग को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट है, ये पेशेंट है बेचारा, ये बोल रहा है भाई साहब मेरे तो सर में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, मेरे तो ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है। तो हम कहेंगे आप टेंशन मत लो, हमारे पास ड्रग है, उस ड्रग में हम क्या कर रहे हैं, एक्सिपिएंट को ऐड कर रहे हैं। एक्सिपिएंट जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, बाइंडर, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, तरह तरह के एक्सिपिएंट होते हैं, स्टेबलाइजर वगैरह तरह तरह के, डिसइंटीग्रेशन एजेंट, तरह तरह के एक्सिपिएंट होते हैं। वो एक्सिपिएंट हम इस ड्रग में ऐड करके इस ड्रग को एक पूरा शेप देकर एक अच्छा सा डोजेस फॉर्म बनाकर तब जाके हम पेशेंट को देंगे। अब आप बोलोगे सर इतनी मगजमारी क्यों करनी, क्योंकि एक्शन तो सिर्फ ड्रग का ही है, तो ड्रग डायरेक्ट दे दो ना, डोज फॉर्म बढ़ाने की क्यों जरूरत है, डोजेस फॉर्म बनाने की क्या जरूरत है, ड्रग को डायरेक्ट दे देते हैं। तो ध्यान से सुनना, अगर आपने, ये पेशेंट है बेचारा, इस पेशेंट को ड्रग जो है डायरेक्ट दे दिया तो हो सकता है ये ड्रग इस पेशेंट के स्टमक में जाके खराब हो जाए, क्योंकि स्टमक में कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मीडियम, तो ड्रग खराब हो सकता है। या फिर इस ड्रग की वजह से इस पेशेंट को इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाए, है ना, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ड्रग खराब हो जाएगा या पेशेंट की हालत खराब हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम ड्रग डायरेक्ट नहीं दे सकते, ड्रग का एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म बनाना होता है, उसके बाद ही पेशेंट को देना होता है। क्योंकि पेशेंट को अगर आपने थोड़ा सा ड्रग दिया, वो बोले इतने से मेरा क्या होगा, थोड़ा और ले लेता हूँ, और फिर उसने ले लिया, तो उसको साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आएंगे ना। क्योंकि ड्रग एक ऐसी चीज है जिसको एक बैलेंस लेवल में लेना ही जरूरी है। ज्यादा ले लिया तो भी दिक्कत, कम ले लिया तो भी दिक्कत। ज्यादा ले लिया तो साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कम ले लिया तो इफेक्ट ही नहीं आएगा, जिस काम के लिए दवाई ले रहे हो वो काम होगा ही नहीं, है ना। तो ड्रग हमेशा डोजेस फॉर्म में ही देना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात और सर, ये जो एक्सिपिएंट है आपने बताया, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो मेरा पेशेंट है ना, ये बहुत नखरे वाला है। मैंने इसको बोला कि लो दवाई लो, वो बोल रहा है इसमें से तो बदबू आ रही, मैं क्यों लूँ इसको, तो उसमें हम क्या डालेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, है ना, अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसकी ऑर्डर को सही करने के लिए हम कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, बहुत तरह की चीजें डालेंगे उसमें। प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं, ताकि हमारा जो वो पाउडर है, जो भी ड्रग है, वो खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव का काम होता है बचाने का, ठीक है, बैक्टीरिया से बचाने का, मॉइस्चर से बचाने का, तो प्रिजर्वेटिव बचाने का काम करता है बैक्टीरिया से। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि पेशेंट को एक डोजेस फॉर्म देना ही जरूरी है। अब चाहे वो डोजेस फॉर्म, देखो ध्यान से सुनना, चाहे वो डोजेस फॉर्म सॉलिड हो टैबलेट हो, या चाहे वो डोजेस फॉर्म लिक्विड हो, पेशेंट को डोजेस फॉर्म ही देना जरूरी है। चाहे सॉलिड दो, चाहे लिक्विड दो, चाहे एरोसोल दो। एरोसोल मतलब प्रेशराइज्ड डोजेस फॉर्म होता है, या फिर आप नेजल इनहेलर देते हो, है ना, कान में डालने की दवाई होती है, आंख में डालने की दवाई होती है, जो भी आप दे रहे हो, ईयर ड्रॉप दे रहे हो, आई ड्रॉप दे रहे हो, नेजल स्प्रे दे रहे हो, आप सिरप दे रहे हो, आप टैबलेट दे रहे हो, आप कैप्सूल्स दे रहे हो, तो एक डोजेस फॉर्म में ही आप दोगे, क्योंकि वही जरूरी होता है। ठीक है सर, डोजेस फॉर्म का मतलब होता है ड्रग के साथ एक्सिपिएंट। अब ड्रग का क्या काम होता है, सीधी सी बात है, ड्रग वो जो अपना एक्शन दे, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ये लिखते चलो, ध्यान से सुनते चलो। ड्रग का क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे बुखार है, तो मेरा बुखार सही करने वाली दवाई, उस दवाई का एक्शन क्या हो गया, एंटीपायरेटिक एक्शन, जो बुखार को कम कर दे उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक। ठीक है, तो जैसे ही मैंने दवाई ली, मेरा बुखार सही हो गया, तो उस दवाई में क्या था, एंटीपायरेटिक एक्शन था, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एक्शन था। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि जो ड्रग होता है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होता है। वहीं अगर बात करूं एक्सिपिएंट की, तो ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, इसका कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ये बस हम ड्रग के साथ इसलिए जोड़ते हैं ताकि ड्रग की स्टेबिलिटी बनी रहे, जैसे प्रिजर्वेटिव डालेंगे, और ड्रग को हम एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म का शेप देने के लिए हम एक्सिपिएंट को ऐड करते हैं। बाकी एक्सिपिएंट का कोई भी रोल नहीं है। कलर देना, फ्लेवर देना, स्टेबिलिटी देना, बैक्टीरिया से बचाना, यही रोल है। पर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो असली असर करेगा, वो ड्रग ही करेगा। ठीक है, तो ये तो होता है इनर्ट, नॉन रिएक्टिव,
और ये होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाला, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वाला, जो कि आपकी बॉडी में जाके एक्शन शो करेगा। सर एक्सिपिएंट की कुछ प्रॉपर्टी बता दो, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एक्सिपिएंट इनर्ट होता है ना। एक्सिपिएंट स्टेबल भी होना चाहिए, एक तो एक्सिपिएंट ही खराब हो गया तो फिर ड्रग भी खराब हो जाएगी हमारी। तो एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल। एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए? इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। कल को अगर हमारे एक्सिपिएंट ने इस ड्रग के साथ रिएक्शन कर ली तो ड्रग तो खराब हो जाएगी। तो एक्सिपिएंट हमेशा कैसा होना चाहिए? इनर्ट, नॉन रिएक्टिव और साथ ही साथ स्टेबल। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है कि जो एक्सिपिएंट होता है, ध्यान से देखना, एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए? एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा खर्चा ना लगे, कम पैसों में ही आपको एक्सिपिएंट मिल जाए। साथ ही साथ एक्सिपिएंट जो होता है वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फार्माकोलॉजिकली इनर्ट, मतलब कि उसका कोई भी एक्शन नहीं होता। एक्शन किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ ड्रग का ही होता है, ड्रग का ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। एक्सिपिएंट मस्ट बी इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, स्टेबल, नॉट रिएक्ट विथ एपीआई। एपीआई का मतलब ड्रग ही होता है, ड्रग बोल लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक ही बात है, ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम है, बताऊं क्या? चलो सुनो, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, लीड कंपाउंड, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड, ड्रग और आपका एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये पांचों नाम एक ही है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो एक्सिपिएंट होता है ये सस्ता हो, अच्छा हो, स्टेबल हो और इजीली अवेलेबल हो। रेडियली अवेलेबल का मतलब कि आसानी से आपको मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत डिमांड है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडियली अवेलेबल हो, कम पैसों का हो, स्टेबल हो, नॉन टॉक्सिक हो। क्या आप चाहोगे एक्सिपिएंट टॉक्सिक हो? नहीं नहीं, नॉन टॉक्सिक हो, क्योंकि टॉक्सिक तो आपकी एक्स भी थी बेटा, है ना। नॉन टॉक्सिक हो, नॉन इरिटेंट हो, नॉन वोलेटाइल हो। क्या क्या होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट। पेशेंट को इरिटेशन होनी चाहिए क्या? नहीं। टॉक्सिसिटी होनी चाहिए? नहीं। क्या ये वोलेटाइल नेचर का चाहिए? नहीं। क्यों? वोलेटाइल का होगा तो उड़ जाएगा, हमें उड़ाना थोड़ी ना, हमें तो बना के रखनी है। तो एक्सिपिएंट कैसा होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। अब डोजेस फॉर्म की जरूरत क्या है? क्योंकि एक तो ड्रग की सेफ्टी बनी रहे, मान लो ड्रग गया बॉडी में, स्टमक में जाने के बाद ड्रग ही खराब हो गया, है ना। तो एक तो ड्रग की सेफ्टी के लिए, ड्रग का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो डोजेस फॉर्म जरूरी है। साथ ही साथ मान लीजिए एक और केस ऐसा हुआ कि जब ड्रग लिया पेशेंट ने जब ये ड्रग लिया तो पेशेंट की तबीयत और खराब हो गई, पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट आ गए, पेशेंट को इरिटेशन होने लग गई, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होने लग गई, पेशेंट के बॉडी में ड्रग का अमाउंट ज्यादा चला गया, ओवरडोज हो गया, डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में पेशेंट की सेफ्टी भी बनी रहे और ड्रग की सेफ्टी भी बनी रहे, तो भैया अब तो क्या करना पड़ेगा? डोजेस फॉर्म को बनाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? और भी दिक्कतें हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये डोजेस फॉर्म नहीं बना और ये ड्रग ऐसे ही खुला रहा, है ना, तो ड्रग के ऊपर जो हवा में नमी होती है ना, मॉइस्चर, वो आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा और ड्रग जो है खराब हो जाएगा। और मॉइस्चर आने से यहाँ पे बैक्टीरिया का अटैक भी हो सकता है, तो ड्रग खराब हो जाएगा। तो ड्रग की स्टेबिलिटी नहीं रहती जब तक वो डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, ड्रग की स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट होना मतलब ड्रग के साथ एक्सिपिएंट जोड़ना, और एक्सिपिएंट में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव क्या करता है? उस ड्रग को बचाता है। चलिए, तो डोजेस फॉर्म क्या होता है? अगर मैं सीधी सी बात करूं, सर अभी तो आपने बताया कि ड्रग के साथ एक्सिपिएंट, उसे डोजेस फॉर्म कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कहते हैं। डोजेस फॉर्म किसी भी तरह का हो सकता है, या तो सॉलिड हो जैसे टैबलेट कैप्सूल, या लिक्विड हो जैसे आपका सिरप, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, है ना, या फिर आपका गैसियस हो, है ना, या फिर आपका सेमी सॉलिड हो। सेमी सॉलिड सर, अरे सेमी सॉलिड वो आपने टूथपेस्ट करा है ना, वो सेमी सॉलिड तो है। आप ये जो जेल वगैरह लगाते हैं, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। तो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो, या आपका गैसियस हो, या आपका लिक्विड हो, या आपका सॉलिड प्रिपरेशन हो, कई तरह से डोजेस फॉर्म होता है। क्लियर है? चलिए सर, यहां तक क्लियर हो गया। एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, थोड़ी अलग तरह की डेफिनेशन है कि डोजेस फॉर्म मीन, या फिर आप कह सकते हैं डोजेस फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू साइट ऑफ एक्शन। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ये ड्रग है, इसको डायरेक्ट तो नहीं दे सकता, पता लग गया। इस ड्रग के साथ एक्सिपिएंट जोड़ देता हूं, जोड़ दिया। ड्रग के साथ जब एक्सिपिएंट जोड़ा तो क्या बन गया? डोजेस फॉर्म बन गया। इस डोजेस फॉर्म को किसको दूंगा? पेशेंट को दूंगा। तो डोजेस फॉर्म को पेशेंट को क्यों दे रहा हूं? जैसे मैं आपको समझाता हूं कि ये जो मेरी दवाई है इसका नाम है सिफिक्सिम, ये एक एंटीबायोटिक है। जब मैं इसको लूंगा तो मैं क्यों लूंगा? ताकि मेरे अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो मैं इस दवाई को ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं? ताकि मेरे अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन खत्म हो जाए, इस दवाई का मेरे अंदर असर बहुत अच्छे से आए। ये एक डोजेस फॉर्म है, ये एक टैबलेट हो गई ना, टैबलेट हो गई।
तो यहाँ पर वही लिखा है कि डोजेस फॉर्म का क्या मतलब है कि हमें ड्रग को पहुंचाना है। इसके अंदर जो ड्रग है ना, हमें एक्सिपिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमें ड्रग का एक्शन चाहिए। तो इसके अंदर जो ड्रग है ना वो मुझे एक्शन देनी चाहिए। तो डोजेस फॉर्म का यही मतलब है कि हमारा जो डोजेस फॉर्म है उसमें जो ड्रग होती है, ड्रग का मॉलिक्यूल होता है या फिर आप बोल लीजिए एपीआई होता है, वो हमारी बॉडी के उस पार्ट में जाएगा जहां दिक्कत है। जैसे सर दर्द है तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, पेट दर्द है तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जैसे मान लीजिए यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वो सही हो जाएगा। तो साइट ऑफ एक्शन क्या बोलेंगे उसको, साइट ऑफ एक्शन। जैसे ये इसमें जो ड्रग है ना वो जानी चाहिए साइट ऑफ एक्शन पे कि हाँ मुझे यहाँ अटैक करना है। पबजी में जाते हो ना पोचिंग की वगैरह, वैसे ही साइट ऑफ एक्शन पे जाना है। जैसे ही साइट ऑफ एक्शन पे जाओगे धूम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस ऑप्टिमम डिजायर इफेक्ट, मतलब कि हमें अच्छे से अच्छा इफेक्ट मिले, इसीलिए हमें ड्रग को देना होता है, डोजेस फॉर्म को देना होता है। जब भी हम डोजेस फॉर्म को देते हैं तो डोजेस फॉर्म साइट ऑफ एक्शन पे जाता है और साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद अपना डिजायर्ड इफेक्ट, अपना ऑप्टिमम इफेक्ट शो करता है। चलिए सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर ड्रग की डेफिनेशन, एक्सिपिएंट की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद आपको बता रखा है कि ड्रग को आप डायरेक्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? मेरी सीरी एक्टिवेट हो गई, एक बार मैं उसे चुप करा के आता हूँ। बेटा मैंने हे सीरी नहीं बोला था, ठीक है। हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये जो ड्रग है, इस ड्रग को हम पेशेंट को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ड्रग अगर सिर्फ ड्रग फॉर्म में रहेगा तो वो मॉइस्चर से खराब हो सकता है, ऑक्सीजन से खराब हो सकता है, या ड्रग हमारी बॉडी में गया तो हमारे स्टमक के एसिड से खराब हो सकता है। साथ ही साथ ड्रग जो है, अभी ड्रग है ना, इसमें कोई कलरिंग एजेंट नहीं है, कोई फ्लेवरिंग एजेंट नहीं है, कोई स्वीटनिंग एजेंट नहीं है। तो मैं किसी को दूंगा तो वो थोड़ी ना खाएगा, बदबू आ रही इसमें से तो नहीं खाएगा ना। तो ये भी एक दिक्कत है कि ड्रग का बैड टेस्ट होता है, बैड स्मेल होती है, तो इसलिए भी डायरेक्ट नहीं लेते पेशेंट। क्लियर है? और अगर पेशेंट ने ड्रग जो है ज्यादा अमाउंट में ले लिया, अगर ड्रग ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो साइट ऑफ एक्शन पे जब ड्रग जाएगा तो वहां पर इरिटेशन करेगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी। फिर डोजेस फॉर्म की क्यों जरूरत है? अब एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या क्या कमी आ रही थी। यहां पर कमी आ रही थी कि एक तो हमारा बैड टेस्ट, बैड स्मेल। तो जो डोजेस फॉर्म बनेगा, तो डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, ड्रग के साथ एक्सिपिएंट, एक्सिपिएंट का मतलब कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। तो जब इतनी सारी चीजें जुड़ जाएगी, कलर अच्छा हो जाएगा, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, स्वीटनेस हो जाएगी, तो मैं तो आराम से ले लूंगा, हाँ मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, बैड टेस्ट और बैड स्मेल को मास्क करना है, हाइड करना है, इसलिए हमें डोजेस फॉर्म बनाना है। साथ ही साथ हमारी जो ड्रग है उसको मॉइस्चर से बचाना है और ऑक्सीजन से बचाना है, इसलिए हमें उस ड्रग का डोजेस फॉर्म बनाना है। साथ ही साथ हमारी जो ड्रग है वो स्टमक में जाके खराब ना हो, इसलिए हमें उसका डोजेस फॉर्म बनाना है। साथ ही साथ पेशेंट को ओवरडोज ना हो, इसलिए हमें ड्रग का डोजेस फॉर्म बनाना है। तो सारी जरूरतें आपके पास हैं कि आपको क्यों बनाना है, आपको यहीं से समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हैं कि आपको क्यों बनाना है, ठीक है। जैसे अगर आपको यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड, आपका जो स्टमक है HCl है, गैस्ट्रिक एसिड है वहां पर, तो अगर आपको उससे बचाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एंटेरिक कोटेड टेबलेट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अलग अलग तरह से टेबलेट पे कोटिंग होती है, वो आप पढ़ोगे जब आप 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे, यूनिट नंबर 2 टेबलेट, ठीक है। चलिए, अगर आपको गंदे टेस्ट को हाइड करना है, मास्क करना है, कंसील करना है, या गंदे ओडर को कंसील करना है, तो आप अच्छी अच्छी टेबलेट बनाओगे फ्लेवर्ड वाली, है ना, अच्छे अच्छे सिरप बनाओगे फ्लेवर्ड वाले, तो वो वाली बात है। आगे चलते हैं। अब देखो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन बहुत ही दमदार और बहुत ही जोरदार पढ़ाने वाला हूं। एक नहीं, 5-5, 4-4 तरह के क्लासिफिकेशन है, मजा आ जाएगा, मजा मजा, और 5 से भी ज्यादा ही होंगे। देखो ध्यान से सुनो। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरी वीडियो है जो आपको 4th सेमेस्टर में काम आएगी, जिसका नाम है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर अभी क्यों प्रचार कर रहे हो? अरे अभी प्रचार नहीं कर रहा, आप चाहो तो इसे देख सकते हो, क्योंकि आपको जो भी टेबलेट आने वाली है ना, कि यहाँ रख लो, टंग के नीचे रख लो, निगल लो, है ना, जैसे बिलो द टंग, सबलिंगुअल रख सकते हैं टंग के नीचे, या मसूड़े जबड़े इनके बीच में आप रख सकते हैं दवाई को, निगल सकते हैं पानी से तो वो सीधा स्टमक में जाएगी। तो जितनी भी तरह की दवाइयाँ आप पढ़ रहे हो ना, वो यहाँ पर सारी बता रखी है। देखो बकल रूट हो गया, है ना, सारी चीजें बता रखी है, सबलिंगुअल हो गया, नेजल हो गया, IV हो गया, सब चीजें बता रखी है, और बहुत ही डिटेल में बता रखी है। और काम तो वहां पे भी आएगी और यहाँ पर भी आएगी। तो आप चाहें
तो सीधा सर्च कर सकते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मिल जाएगी और मजे आ जाएंगे, बहुत मजे आ जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा सुन के। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं। अब डोजेस फॉर्म को क्लासिफाई करते हैं। सर क्लासिफाई में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और ये अपना सेमी सॉलिड हो गया। अरे नहीं भाई, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। ये तो आपने क्या करा, फिजिकल फॉर्म के बेसिस पे कर दिया कि वो ठोस है तो सॉलिड, ये लिक्विड है तो लिक्विड, वो गैसियस है तो गैसियस। ऐसा नहीं होता, कई तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, कई तरह से क्लासिफिकेशन होती है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवाई जिस जगह से दोगे उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखना एक सेकेंड, कुछ दवाई तो हाँ मिल गई, ये वाली लेकर आता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना, अभी जैसे ये जो दवाई है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसको बिलो द टंग देते हैं, टंग के नीचे रखना होता है, फिर ये अपने आप घुल जाती है, पेस्ट बना लेती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चल जाती है। ठीक है, ये पेट में तो नहीं गई ना, किधर गई, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि टंग के नीचे रखी, वहां से घुलना शुरू हुई, घुलते घुलते चली गई। उसके बाद ये है हमारी सिरप, इसको कैसे लूंगा, एक ढक्कन में लूंगा और ठीक है हमारे जो फूड पाइप है उसके थ्रू होते हुए स्टमक में चली जाएगी। तो ये ओरली हो गया और ये सबलिंगुअल हो गया। ऐसे करते करते अलग अलग टाइप के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जहां से हम ड्रग को देते हैं। कोई ड्रग हम कान में देंगे, आंख में देंगे, रेक्टली, एनस के थ्रू रेक्टली भी हम ड्रग को देते हैं, वेजाइना में भी ड्रग को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो भी ऑरिफिस है, जो भी हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में बोलूँ तो होल है, छेद है, वहां से भी हम ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं, कान, आंख, नाक, वेजाइना। ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए रेक्टल, कोई सी भी जगह हम नहीं छोड़ते ड्रग को इंसर्ट करने की। तो ड्रग के इंसर्शन के और वी कैन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कई तरह की जगह होती है। जैसे कि ओरल, सबसे पहले क्या है, ओरल जो आप लेते हो, दवाइयां लेते हो। ठीक है, फिर हो गया पेरेंट्रल। अब पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, पेरेंट्रल का मतलब होता है अदर देन इंटेस्टाइन, मतलब कि जो दवाई आप खा रहे हो, जैसे मैंने ये दवाई खाई, ओरली खाई है ना, वो दवाई कहाँ गई, मेरे फूड पाइप से होते हुए मेरे स्टमक में गई, स्टमक की बात कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, अब ये दिक्कत है, जब मैं दवाई खा रहा हूं ना, तो दवाई खाने की वजह से जब मेरी वो दवाई स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई, तो वहां पर क्या होता है, लीवर में कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, लीवर में कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम उस दवाई को मेटाबोलाइज कर देते हैं। अब अगर मैंने 50 mg ड्रग ली तो 20 mg का भी एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि बाकी की सब कैसी हो गई, मेटाबोलाइज हो गई। किसने करा, लीवर के एंजाइम ने। तो यहां पर क्या 100% एक्शन आया, नहीं सर 100% तो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि लीवर के एंजाइम, जैसे कि एग्जांपल लिख लो, साइटोक्रोम P450, लीवर के जो एंजाइम होते हैं ये दखल अंदाजी करते हैं, ये ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर बॉडी के यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट आउट करवा देते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत देते हैं। तो ओरली जो डोजेस फॉर्म होता है वो इतना असरदार नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ रहा है ना, या किसी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो हम उससे ये थोड़ी ना बोलेंगे लो भैया ये गोली लो, आराम से मुंह खोलो बेटा, आराम से, है ना, अब जाएगी पेट में, आधे घंटे बाद असर आ जाएगा, अरे भैया वो पहुंच जाएगा ऊपर। उस कंडीशन में क्या करेंगे, पेरेंट्रल का मतलब होता है सीधा आईवी में, सीधा यहाँ पे इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर, है ना, सबक्यूटेनियस, ये सब पेरेंटल प्रिपरेशन है। मतलब कि अदर देन इंटेस्टाइन, यहाँ पर ड्रग इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी, यहाँ पर ड्रग सीधा खून में जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। और जैसे ही जो ड्रग है पेरेंटल की वजह से ब्लड सर्कुलेशन और वी कैन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, तो उसका जो एक्शन आएगा वो 100% आएगा, क्योंकि ब्लड में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है जो लीवर का एंजाइम वहां ब्लड में जाके आपके ड्रग को खत्म कर दे। तो ये बात ध्यान रखना। और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, सुन लो कि ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, जब मैं ओरली ले रहा हूँ दवाई को और मेटाबॉलिज्म हो रहा है, दवाई अपना प्रॉपर एक्शन नहीं कर पा रही, लीवर के एंजाइम आ रहे, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये जो पेरेंटल के थ्रू मैंने लिया जिसमें 100% बायोअवेबिलिटी आई, क्या आई, 100% बायोअवेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि 100% ड्रग जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, हमारे ब्लड में गई, साइट ऑफ एक्शन पे गई, 100% बायोअवेबिलिटी आई। तो इसको बोलते हैं बाईपास मेटाबॉलिज्म। बहुत मजे आ जाएंगे जब आप ये कॉलेज में बोलेंगे ना, तब आप ऐसे रहेंगे एकदम चौड़ में। क्यों, क्योंकि आपको ही आएगा, ये जिसको लेक्चर सुनना है उसको ही आएगा। उसके बाद है टॉपिकल, स्किन पे अप्लाई कर लो, ठीक है। फिर है ट्रांसडर्मल एक तरह का पैच आता है, इस तरह से मैं स्किन पे पैच लगा लेता हूं, वो ड्रग जो है अंदर चली जाती है, ट्रांसडर्मल पैच आता है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी इनहेल्ड, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी को अस्थमा है तो इनहेलर वगैरह, है ना। फिर उसके बाद ऑप्थेल्मिक, आंखों में
रेक्टल एनस के थ्रू, वेजाइना फीमेल में, और ऊटिक मतलब कि ईयर ड्रॉप। ठीक है, तो जो भी ईयर से हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूज करते हैं वो ऊटिक होता है, मतलब कानों में दवाई डालना ऊटिक। तो ये क्या हुआ, बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब हमने कहाँ कहाँ से दवाई दी उस अकॉर्डिंग भी हम दवाई को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल, रेस्पिरेटरी, ऑप्थेल्मिक, रेक्टल, वेजाइनल, ऊटिक। उसके बाद है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म, तो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है यहां पर आपको दे रखा है एंटेरल। देखो पेरेंट्रल की स्पेलिंग में से उठाया है, पेरेंट्रल की स्पेलिंग क्या है, पैर, और पीछे का ये जो एंटेरल है ना ये उठाया गया है, ये उठाया गया है। ठीक है, ये देखो एंटेरल रूट मतलब कि आपका वो नॉर्मल रूट, ईसोफेगस से होते हुए है ना स्टमक में जाते हुए, वो जो नॉर्मल रूट है ना वो वाली बात चल रही है। तो नॉर्मल रूट के लिए जैसे ओरल की बात करूं तो टैबलेट लेते हो आप, हाँ सर टैबलेट लेते हैं। कैप्सूल लेते हो, हाँ सर कैप्सूल लेते हैं। तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, ये सब कैसे आते हैं, ओरल रूट में आते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल और बकल कैविटी में, जैसे कि आपका ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, मतलब कि डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब होता है कि जब टैबलेट आप लेते हो ना तो वो टूटना शुरू होती है, घुलना शुरू होती है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, फिर लॉजेंजेस होते हैं, ये जो चूसने वाली दवाइयां होती है जो मुंह में रख के सिर्फ चूसना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद च्यूइंग टैबलेट, चबा के खाने वाली। माउथ वॉश होता है, माउथ वॉश है लिस्ट्रीन माउथ वॉश, मैं दिखा देता हूँ लिस्ट्रीन माउथ वॉश कहाँ पर है, ये रहा अपना लिस्ट्रीन माउथ वॉश। ठीक है, ये माउथ वॉश हो गया। सर क्या तैयारी में आए थे यार सारी दवाई, अरे नहीं यार फार्मासिस्ट होना तो सारी रखनी पड़ती है। उसके बाद टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट तो क्या दिखाऊं, करना चाहिए सबको। फिर ऑइंटमेंट, ओरल स्प्रे। फिर रेक्टल और वेजाइना से हम क्या देख सकते हैं, रेक्टल और वेजाइना से हम दे सकते हैं ऑइंटमेंट को, सपोजिट्रीज को, एनेमा को और न्यूट्रिएंट एनेमा को। ठीक है, एनेमा लगता है हमारे रेक्टल रूट में, एनेमा लग जाता है। उसके बाद है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मैंने आपको बता दिया कि हमें इंजेक्शन देने हैं। अब देखो पेरेंट्रल में भी कई तरह के इंजेक्शन होते हैं, ये तो आपका आईवी हो गया, ये जो इंजेक्शन देते हो यहाँ पर ये हो गया आईवी, इंट्रावेनस। क्या हो गया, इंट्रावेनस। उसके अलावा भी कई तरह के इंजेक्शन होते हैं। इंट्रावेनस क्लियर हुआ। उसके बाद इंट्रामस्कुलर, ठीक है, फिर इंट्रा कार्डियक, पबजी में देते हैं यहाँ पर एड्रेनालिन। ठीक है, इंट्रा ऊशियस मतलब कि ये जो इंजेक्शन होता है सीधा बोन मेरो में लगता है, किसमें लगता है, बोन मेरो में। उसके बाद इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल कैविटी में आप देते हो। इंट्रा सेरिबल, सेरिब्रल मतलब आपके दिमाग में हो गया। इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर, स्किन के अंडर है ना, इस तरह से यहाँ पर सबक्यूटेनियस लगता है। तो तरह तरह के पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं, तरह तरह के इंजेक्शन होते हैं। उसके बाद टॉपिकल रूट, ये जो टॉपिकल रूट है ना इस पे कौन कौन सा है, डर्मल, म्यूकोसल, परक्यूटेनियस। डर्मल, म्यूकोसल और परक्यूटेनियस। देखो म्यूकोसल में क्या आएगा, जहां भी म्यूकस है, म्यूकस, म्यूकस है ना, चिपचिपा पदार्थ, तो ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल, ये सब क्या हो गए, म्यूकस वाले हो गए, म्यूकोसल हो गए। डर्मल का मतलब क्या हो गया, आपके पेस्ट, क्रीम, लोशन, लिप बाम लगा रहे हो ना, लगाते हो ना वो। फिर परक्यूटेनियस मतलब कि ट्रांसडर्मल पेज जो था ना वो परक्यूटेनियस में आता है। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन है। अब देखो बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म हमने देखा था, अरे सर दिखाया तो था आपने, जैसे आपने यहाँ बताया तो था कि बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म में सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है, फिर वापस क्यों बता रहे हो, क्योंकि इसमें भी और डिटेल में है, देख लो, देखने में कुछ नहीं जाता, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो अब सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही पढ़ना था, हाँ सर यही पढ़ना था। चलो अब सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में एक तो होता है शेप, जैसे कि मान लीजिए ये जो दवाइयाँ है ना, ये जो दवाई मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये दवाई एकदम शेप की है, आप देखो एकदम शेप में है, प्रॉपर शेप में है, देख सकते हो ना, ये भी प्रॉपर शेप में है, प्रॉपर कैप्सूल है, तो प्रॉपर शेप में है, तो जो शेप में है ना उसे कहेंगे टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट, ट्रांसडर्मल पेचेस। ये सारी दवाइयाँ, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, सर्जिकल इतने इतने से इम्प्लांट्स होते हैं, वो लगते हैं, ये आप 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। फिर होता है ट्रांसडर्मल पेचेस, ये भी आप पढ़ोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 7th सेम में NDDS में। उसके बाद अनशेप मतलब कि वो पाउडर, अब जैसे पाउडर हो गया, पाउडर कहाँ से लेकर आऊँ, इसके अंदर ग्रेन्यूले पर आप मानो पाउडर है, अब पाउडर है तो ऐसे पाउडर निकाला मैंने, तो वो तो कोई शेप है क्या उसकी, जैसे डालूंगा वैसे शेप हो जाएगा। ठीक है, तो अनशेप में आ गया। फिर ऐसे ही करते हुए आपको सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड दे रखा है, जिसमें शेप में बता रखा है सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज। क्या होता है,
पेस्ट्रीज एक वेजाइना में इंसर्ट करने वाला एक रिमूवेबल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है, जिसको आप लगा के वापस निकाल भी सकते हैं, रिमूवेबल मेडिकल डिवाइस होता है। फिर अनशेप में बात करूं तो जेल, क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जैसे मान लीजिए पेस्ट की बात करूं, सुबह सुबह पेस्ट कर रहा हूं तो वो कोई शेप में थोड़ी ना होता है, जिस शेप में निकालूंगा उस शेप में चल जाएगा वो तो। फिर आ गया आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो मोनोफेजिक, बाइफेजिक, एक्सटर्नल। मोनोफेजिक नाम से पता लग रहा कि यहाँ पर एक फेज होता है, मोनोफेजिक होता है, जैसे कि सॉल्यूशन, सिरप, स्पिरिट, एलिक्सर, टिंचर, ये सब मोनोफेजिक होते हैं। फिर बाइफेजिक की बात करूं तो इमल्शन एंड सस्पेंशन आर द बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, और आपकी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स में आगे यूनिट्स में है सस्पेंशन, इमल्शन, और बहुत ही डिटेल में लेक्चर आता है इनसे, फिर फोर्थ सेमेस्टर में वापस आएगा ये। तो सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहां पर इस तरह से मामला होता है, आगे भी बताऊंगा, यहाँ भी सुन लो कि सस्पेंशन जो होता है उसमें इस तरह से दो फेज होते हैं। एक तो होते हैं ड्रग, ये जो सर्कल बना रहा हूं ये तो है ड्रग, और ये जो लिक्विड टाइप बना रहा हूं ये आपका होता है, एक ये फेज होता है, एक ये फेज होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और ये जो पूरा होता है लिक्विड टाइप ये होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो फेज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको कहते हैं सस्पेंशन। फिर इमल्शन की बात करते हैं, इमल्शन आर ऑल्सो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जहां पर ऑयल होता है और ऑयल के साथ एक और फेज होता है जिसको बोलते हैं वाटर। सर आप पागल हो गए हो क्या? ऑयल और वाटर तो कभी मिक्स ही नहीं होते, फिर आप इमल्शन कैसे बना रहे हो? इमल्शन में आप बोल रहे हो कि ऑयल होता है, वाटर होता है, पर ऑयल और वाटर तो मिक्स ही नहीं होते, फिर आप कैसे कह सकते हो कि इमल्शन में ऑयल और वाटर होता है? तो इमल्शन में ऑयल और वाटर ही होता है, पर इन दोनों को मिक्सिबल बनाने के लिए, इन दोनों को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। उसके बाद है आपका गैसियस फॉर्म, जिसमें मेडिसिनल आ गया, एरो डिस्पर्जन आ गया, जैसे मेडिसिनल में आ गया आपका एरोसोल होता है ना, इनहेलेशन के काम आता है, और एरो डिस्पर्जन में आ गया एंटी हिस्टामिनिक स्प्रे, एंटी हिस्टामिनिक का मतलब जो एलर्जी रोके। आगे चलते हैं, फिर आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये क्लासिफिकेशन हो सकता है आपके कॉलेज में भी पढ़ाया जाए। देखो बहुत इजी क्लासिफिकेशन है, एक तरफ सॉलिड दे रखा है, एक तरफ लिक्विड दे रखा है, एक तरफ सेमी सॉलिड दे रखा है। अब सॉलिड में आपको बोल रखा है यूनिट डोजेस, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक एक करके, जैसे वापस समझो ये यूनिट डोज है, ये सिंगल है ना, फिर ये सिंगल है, फिर ये सिंगल है, एक एक करके टैबलेट है ना, यूनिट डोजेस, एक एक सिंगल सिंगल, जैसे तुम हो वैसे ही ये है बेचारे सिंगल सिंगल। क्या बोल रहे हो? पर्सनल मत हो सर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यूनिट डोजेस फॉर्म है, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पाउडर हो गया, पिल्स हो गया, दीज आर द यूनिट डोजेस फॉर्म। फिर आते हैं बल्क में, बल्क में होता है एक तो इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल में होता है फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है? डस्टिंग पाउडर, इनसफलेशन। सर ये इनसफलेशन क्या होता है? जो कोकेन होता है, कोकेन उसको ऐसे लेते हैं ना लोग, तो वो है इनसफलेशन, ठीक है। फिर डेंटिफ्राइजेस, दांतों के लिए, स्नफ, ये छोटे छोटे फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पाउडर के पार्टिकल होते हैं, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इसको भी नॉस्ट्रिल के थ्रू लिया जाता है। पर ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है एंटीसेप्टिक, इसमें प्रॉपर्टी होती है ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंक्यूल को डायलेट करने की, और इसमें प्रॉपर्टी होती है डीकंजेस्टेंट, मतलब कि नाक को खोलने की, नाक में हो जाता है कंजेशन, करते हो ना, तो उसको खोलने के लिए डीकंजेस्टेंट, ठीक है। फिर ईयर पाउडर भी आता है। उसके बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म, आपको पता ही है बाइफेजिक में इमल्शन, सस्पेंशन अभी बताया, दोनों बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं। और मोनोफेजिक में आपका इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो आप लोगे पियोगे, जैसे कि सिरप, एलिक्सियर, लिंक्टस और ड्रॉप। उसके बाद एक्सटर्नल बाहर लगाने वाला, जैसे आपके लोशन हो गए, लेकर आऊँ क्या लोशन भी? अरे सर हद कर दी, अब लोशन भी दिखाओगे क्या? प्रमोशन नहीं कर रहा कि वैसलीन का लोशन ही लो, पर लोशन है ना। अब इसको जब मैं लगाऊंगा तो ये जब लोशन में निकाल रहा हूँ ना, तो आप देखोगे ये जो लोशन निकला है ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, क्या इसमें कोई किसी भी तरह का वो है क्या फ्रिक्शन? किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है, इजीली अप्लाई हो रहा है ना। और ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ऐसे करके लगाना है, इसको बिल्कुल स्मूथली लगाना होता है, और इसमें कोई भी किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लेस आता है। ये कैसा आता है? फ्रिक्शन लेस आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने अभी इसे आपको बता दिया। अब मैं इसे साफ कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो लिनीमेंट हो गया, लोशन हो गया, वहां पर देखो आप, लिनीमेंट हो गया, लोशन हो गया। फिर आपका आ गया गार्गल। गार्गल क्या होता है? गरारे करते हो ना, वही। फिर थ्रोट पेंट, फिर माउथ वॉशेस, जैसे मैंने आपको बोला लिस्ट्रीन माउथ वॉश। फिर आता है स्प्रेस, आई लोशन, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, ठीक है। फिर बात करते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की। तो इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में आ गया आपका सपोजिटरीज और पेस्ट्रीज। मैंने आपको बोला ना कि सपोजिटरीज तो हम एनाल रूट के थ्रू देते हैं, मतलब कि वो रेक्टल रूट के थ्रू, मतलब कि वो जो भी होता है एनस रूट, ठीक है। और फिर पेस्ट्रीज जो होता है ये वेजाइनल रूट के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद
एक्सटर्नल जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, पेस्ट हो गया, जेली हो गया, ये सब एक्सटर्नल मतलब कि बाहर लगाने वाले, ये अंदर लगाने वाले सेमी सॉलिड। यहाँ पर भी वही बता रखा है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। पता ये सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, ग्रेन्यूल होते हैं। ग्रेन्यूल इस तरह से होते हैं जैसे ORS, ठीक है। फिर मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आ गया, जिसमें आपको गार्गल आता है, माउथवॉश आता है, थ्रोट पेंट आता है, लोशन आता है, लिनिमेंट आता है, कोलोडियंस आते हैं, पेंट्स आता है, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, डाउचेस, एनेमा, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। ये एक्सटर्नल के लिए। और इंटरनल के लिए आपको पता ही है, अगर आपको पीना है तो सिरप है, मिक्सचर है, एलिक्सियर है, ठीक है, लिंक्टस है, ये सारे। फिर आपके बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, सस्पेंशन, इमल्शन, ठीक है। तो बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक होता है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि आपका सस्पेंशन, मैंने आपको बोला था ना 2 फेज होता है, एक तो लिक्विड फेज होता है और एक इस तरह से गोल गोल, मैंने आपको बताया था कि एक सॉलिड फेज होता है और एक लिक्विड फेज होता है, ठीक है। तो सॉलिड इन लिक्विड में आता है सस्पेंशन, लोशन, और लिक्विड इन लिक्विड मतलब कि आपका इमल्शन हो गया, क्योंकि लिक्विड इन लिक्विड मतलब कि दोनों ही लिक्विड फेज है। और मैंने आपको बोला था इमल्शन में क्या होता है, एक तो ऑयल होता है, एक वाटर होता है, और दोनों ही कैसे लिक्विड फेज है। तो लिक्विड इन लिक्विड मतलब इमल्शन और लिनिमेंट, इसमें भी दोनों लिक्विड होते हैं। फिर सेमी सॉलिड की बात करें, क्रीम, पेस्ट, जेल, ऑइंटमेंट, ये सारे सेमी सॉलिड है, हमने देख लिए। आगे चलते हैं। इनहेलेशन आपको देखना है तो ठीक है, नहीं तो इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनहेलेशन में एक तो जो दवाई है, एक तो लंग्स में जा रही है, एक नोज में जा रही है, एक तो नोज में जा रही है, एक सीधा इनहेल करके लंग्स में जा रही है, ठीक है। तो लंग्स में जाने वाली भी कई तरह की होती है, जैसे एरोसोल हो गया, एरोसोल में होता है MDI, मीटर डोज इनहेलर। तो बस ये यहाँ तक याद रख लो, वही बहुत है आपके लिए, फर्स्ट सेम में हो गया आप, ठीक है। रेक्टल रूट में पता है सपोजिटरीज, पेस्ट्रीज, एनेमा। अब टैबलेट की बात करें, मतलब सर अभी तक क्या पढ़ रहे थे, टैबलेट ही तो पढ़ रहे थे। अरे अभी तक क्लासिफिकेशन देखा, इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म देखा, अब लास्ट में टॉपिक क्या है, सिर्फ डेफिनेशन। तो अब क्या याद करना है, सिर्फ डेफिनेशन ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। जैसे टैबलेट क्या होता है, टैबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, हमने देखा ना, एक है, सिंगल है, तुम्हारी तरह, ये देख लो, बार बार नहीं बोलूंगा, पर्सनल हो जाएगा, है ना। टैबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट होते हैं। सर ये समझाओ कि टैबलेट इज ए यूनिट डोजेस फॉर्म, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखा है एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, अब पैरासीटामोल क्या काम करता है सर, पैरासीटामोल बुखार कम कर देता है, पैरासीटामोल दर्द कम कर देता है। हाँ, अच्छा, मतलब 2 मेडिकामेंट है, एक बुखार भी कम कर रहा है, एक दर्द भी कम कर रहा है, दो असर है ना। तो यहीं पे वो बोला गया है कि टैबलेट इज ए यूनिट डोज फॉर्म, एक यूनिट डोज फॉर्म है, पर उसके अंदर एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट होते हैं। जैसा पैरासीटामोल तो एक मेडिकामेंट हुआ, उसके 2 असर हो गए, पर मान लीजिए पैरासीटामोल के साथ फिनाइलेफ्रीन है ना, पैरासीटामोल के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, सारे कॉम्बिनेशन ही पैरासीटामोल के साथ होते हैं। फिनाइलेफ्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे चेस्ट एंड कोल्ड दवाई आती है सिप्ला की, उसमें भी ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं। तो वही वाली बात है, कॉम्बिनेशंस की दवाइयां होती है, मेडिकामेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो टैबलेट होती है कैसे बनती है, कंप्रेशन मेथड से, इस तरह से कंप्रेस करना पड़ता है बहुत जोर से, है ना। डाई कैविटी में आप रखते हैं, डाई कैविटी में रखने के बाद, आज क्वेश्चन भी है जीपेट का कि डाई कैविटी में जब आप रखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास पाउडर है, इस पाउडर को मैंने ये डाई कैविटी में रखा, अब इसके ऊपर मैं बहुत तेज कंप्रेशन करने वाला हूँ, जैसे मैं कंप्रेशन करूंगा ये टैबलेट बन जाएगी। पर एक चीज और हो सकती है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जब मैं इसको दबाऊंगा तो हो सकता है वो पाउडर उसी कैविटी में अटक जाए, है ना। तो उसके लिए क्या डाला जाता है कि वो कैविटी में ना अटके और अच्छे से टैबलेट बन जाए, ये जीपेट का क्वेश्चन है, आज वो भी कराऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कंप्रेशन मेथड और मोल्ड मेथड से बनाया जाता है। एक्सिपेंट यूज करते हैं, आपको पता है कि एक्सिपेंट इनर्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिकल इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, नॉन वोलेटाइल होने चाहिए। एक्सिपेंट कौन कौन से यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेंट, टैबलेट अंदर जाके टूटनी है ना, तो टूटने के लिए डिसइंटीग्रेंट यूज करते हैं। बाइंडर, जब ग्रेन्युलेशन करते हैं, ठीक है, जब आपका ग्रेन्युलेशन होता है पाउडर का, तो उस कंडीशन में बाइंडर बहुत जरूरी होता है, बाइंडर का काम होता है बाइंड करके रखना। फिर ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट, अब ध्यान से सुन लो, ग्लाइडेंट और लुब्रिकेंट का क्या काम है, प्रोवाइड गुड फ्लो एंड एंश्योर एफिशिएंट टैबलेटिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये अच्छा फ्लो प्रोवाइड करते हैं, फ्लो अच्छा प्रोवाइड करते हैं। जैसे पाउडर है, अभी जैसे एक मेरे पास सपोज एक पेपर है, अब इस पेपर पे मैंने पॉन्ड्स पाउडर डाल दिया, है ना, अब मैं पाउडर को इधर करूंगा तो इधर हो जाएगा, इधर करूंगा तो इधर हो जाएगा, मतलब ये क्या है, इसकी फ्लो प्रॉपर्टी है, तो फ्लो प्रॉपर्टी को मेंटेन भी करना पड़ता है, ग्लाइडेंट लुब्रिकेंट की वजह से मेंटेन होती है। फिर आता है स्वीटनर, नाम से पता लग रहा है स्वीट टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर देने के लिए। जो ड्रग होता है उसका टेस्ट खराब होता है, उसका फ्लेवर खराब होता है, तो उसमें डाल देते हैं एक्सिपेंट जो अच्छा टेस्ट हो जाए, अच्छा फ्लेवर हो जाए। उसके बाद पिगमेंट, टू मास्क और वी कैन से टू हाइड
अनकोटेड टेबलेट विजुअली अट्रैक्टिव। देखो सीधी सी बात है, जो टेबलेट होती है वो दिखने में, मतलब अनकोटेड टेबलेट दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती ना। अभी तो ये जो टेबलेट्स है ना, इन सबके ऊपर कोटिंग आती है, जिसमें पीली गोली, लाल गोली, काली गोली, ये अच्छी लग रही है ले लेते हैं, तो ये सब क्या आती है, कोटिंग आती है। पर कई टेबलेट्स में जिसमें कोटिंग नहीं होती, वो देखने में भद्दी लगती है, तो उस पर कोटिंग करना जरूरी होता है। पिगमेंट्स, ठीक है, कोटिंग क्यों करी जाती है, ताकि टेस्ट से भी बच सकते हैं, है ना, और निगलने में भी आसानी हो जाएगी। और जब आप कोटिंग कर दोगे, किसी भी चीज़ पे कवरिंग कर दोगे, तो उस पर मॉइस्चर वगैरह नहीं लगेगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी शेल्फ लाइफ, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाएगी, मतलब एक्सपायर लेट होगा वो, ठीक है। और पेट में जाके टूटेगी भी नहीं। मान लो कि कोई ऐसी दवाई देनी है जो पेट में ना टूटे, इंटेस्टाइन में टूटे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, कोटिंग कर देते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि ऐसी दवाई देनी थी जो इंटेस्टाइन में जाके ही एब्जॉर्ब होगी, पर वो दवाई अगर पेट में ही टूट गई तो किस काम की, तो उसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर दो कि वो पेट में टूटे ही ना, एंटरी कोटेड टेबलेट, ठीक है। फिर आ गया टैबलेट, तो वापस बोलूंगा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 5th सेमेस्टर, ठीक है, यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। टैबलेट क्या होती है, टैबलेट का पूरा इंट्रोडक्शन है, टैबलेट के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टैबलेट में क्या क्या होना चाहिए। क्या टैबलेट टूटी फूटी होनी चाहिए, नहीं नहीं सर, क्यों होनी चाहिए टूटी फूटी, एकदम प्रॉपर शेप की चाहिए, उसमें कहीं से कुछ टूटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस टैबलेट को इस तरह से आपके सामने, इस टैबलेट को मैं इस तरह से हवा में उछाल दूं और पकड़ लूं, तो क्या ये कोई डैमेज हुई, नहीं हुई ना, अंदर से अभी भी वैसी की वैसी है। अगर मैं इसको ऐसे गिरा दूं तो क्या ये डैमेज हुई, अभी भी अंदर से वैसी की वैसी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि इसमें स्ट्रेंथनिंग है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम काम आता है। जब ट्रांसपोर्टेशन में ऐसे हिलती हुई जाएगी टेबलेट, तो उस दौरान इसकी स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए। ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी होती है, इसी सब चीजों को देख के टेबलेट बनाई जाती है। तो यहाँ पर लिखा है बकल टेबलेट होती है, जो गम और चिक्स के बीच में रखी जाती है, चिक्स और गम के बीच में, मसूड़ों के बीच में, चिक्स के बीच में यहाँ रखी जाती है, इसको बोलते हैं बकल टेबलेट। गुटखा नहीं रख रहा हूँ नालायक को, बकल टेबलेट है। उसके बाद होता है सबलिंगुअल टेबलेट। सबलिंगुअल टेबलेट जो है, जैसे हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको उस टाइम दी जाती है ब्लड को पतला वगैरह करने के लिए, सबलिंगुअल टेबलेट दी जाती है कि हार्ट अटैक रुक जाए, सुबह तक शांति मिले, डॉक्टर तक हम पहुंच जाए। प्लेसिंग अंडर द टंग, अब देखो मैंने आपको बोला कि सबलिंगुअल टेबलेट जब आप यूज करोगे, जब आप टंग के नीचे टेबलेट रखोगे, तो वो टेबलेट वहां पे डिसॉल्व होगी, है ना, वो टेबलेट वहां पर थिक पेस्ट बनाएगी, और वो टेबलेट वहां पर सीधा सीधा धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में वहीं से निकलना नहीं है, या अंदर नहीं उतारना उसका जो भी सलाइवा है, वो वहीं से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है ड्रग रिचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट अफेक्टिंग बाय गैस्ट्रिक जूस। वो हमारे पेट में तो जा ही नहीं रही, तो वहां से अफेक्ट होगी ही नहीं, सीधा कहाँ जाएगी, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और वी कैन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। देख लेना यार, पूरे कॉलेज में टॉप करोगे। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मेरा तो बस बताना है। फिर है एफरवेसेंट टेबलेट। एफरवेसेंट टेबलेट ऐसी टेबलेट होती है जिसको अगर आप पानी में डालोगे, ठीक है, तो वो अच्छे से घुल जाएगी और CO2 रिलीज करेगी। देखो, विच रिएक्ट रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी में अच्छे से रिएक्ट कर लेगी, घुल लेगी, मिल लेगी, और CO2 रिलीज करेगी। यहां से क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा। टेबलेट जो होती है एफरवेसेंट टेबलेट, वो इमीडिएट डिसॉल्व हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, घुल जाती है फटाफट, और प्लीजेंट टेस्ट ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक, एक अच्छा टेस्ट देती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक देती है, अच्छा टेस्ट देती है, बढ़िया। उसके बाद है च्यूएबल टेबलेट, नाम से पता लग रहा है जिसको आपको चबाना पड़ेगा निगलने से पहले। च्यूएबल टेबलेट, देखो चबा रहा हूँ फिर निकल जाऊंगा। फिर दे आर डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन, जैसे कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को तो चूसने वाली दवाई चाहिए, या मुझे तो चबाने वाली दवाई चाहिए, तो उस कंडीशन में च्यूएबल टेबलेट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि विटामिन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो। फिर कैप्सूल, कैप्सूल के ऊपर पूरे 2 लेक्चर है, और बड़े बड़े लेक्चर है। देखो 37 मिनट और 39 मिनट का। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल कितने तरह के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जैसे आपको ये कैप्सूल दिख रहे हैं ना, क्या कैप्सूल दिख रहे हैं, इनमें भी वैरायटी है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, तरह तरह के कैप्सूल होते हैं। तो कैप्सूल की डेफिनेशन याद रख लेना, 2 नाम याद रख लेना, काफी है अभी के लिए। 2 तरह से होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। जो ड्राई पाउडर इंग्रेडिएंट होता है उसके लिए हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, और जो सेमी सॉलिड होता है उसके लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। फिर उसके बाद लोजेंजिस, ये रहा आपके लोजेंजिस, ठीक है। लोजेंजिस आर सॉलिड प्रिपरेशन दैट आर इंटेंडेड टू डिसॉल्व और डिसइंटीग्रेट स्लोली इन द माउथ। धीरे धीरे माउथ में डिसइंटीग्रेट होता है, धीरे धीरे माउथ में डिसॉल्व होता है, धीरे धीरे टूटता है, धीरे धीरे घुलता है। दे कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट, जैसा कि आपको पता ही है, कोई भी टेबलेट हो, कोई भी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, उसमें एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट हो सकते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। सो दे कंटेन वन और मोर मेडिकामेंट यूजली इन अ फ्लेवर्ड स्वीट एंड बेस, ठीक है। लोजेंजिस आर मोस्ट
ऑफन यूज फॉर लोकलाइज इफेक्ट इन द माउथ एंड फॉर कफ रेमेडी। अब देखो लोजेंसिस क्यों लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रेप्सिल्स है, अब वो क्यों लेते हैं, ताकि हम वो मुंह में ही डिजोल्व करें, और मान लो कि गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो जब आप स्वेलो करोगे तो गला एकदम स्मूथ होगा आपका, सही होगा, है ना, और मुंह में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी सही हो जाएगी, छाले वगैरह हैं तो भी सही हो जाएंगे। फिर आता है आपका पेस्टिल्स, अजीब है, ठीक है, इट इज अ सॉलिड मेडिकामेंट, सॉलिड मेडिकेटेड पिल होती है, ठीक है, ये दिख रही है कैंडी है ना, कैंडी, हाँ ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है पढ़ के, कैंडी, ठीक है, धीरे धीरे मुंह में घुलेगी, छोटी सी बात है ना, सॉफ्ट होती है, सबने खाई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद है डेंटल कोन। डेंटल कोन क्या होता है, दांत टूट गया, दांत की जगह लगा दिया दवाई, है ना, ए टेबलेट फॉर्म ऑफ इंटरनेट टू बी प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉकेट ऑफ ए फॉलोइंग टूथ एक्सट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ का मेरा दांत निकल गया, और दांत निकल गया, अब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि यहीं से दवाई दूंगा, मैंने कहा है पागल हो गया कि यहाँ से कैसे दवाई दोगे, कैसी बातें कर रहे हो सर, तो वो बोलेगा यहीं पे डेंटल कोन लगा दूंगा, वो दवाई धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी। मैंने कहा अरे वाह यार। तो डेंटल कोन क्या होता है, एक तरह की टैबलेट जो कि हम उस जगह पे लगाते हैं जहां पर एम्प्टी सॉकेट होता है, जहां पर हमारा दांत टूटा हुआ होता है, दांत निकला हुआ होता है, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग द लोकल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएट विद टूथ एक्सट्रैक्शन, ताकि बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आए फिर। दिस टेबलेट कंटेन एन एक्सिपिएंट लाइक लैक्टोज, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इनमें एक्सिपिएंट होते हैं डेंटल कोन में, जैसे कि लैक्टोज हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। कोन्स में कंटेन एन एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। मैंने आपको बोला ना कि आसपास के सारे दांत बचा लेगा, है ना, वहाँ के एरिया को सही करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है पिल। अब पिल वो होती है ना, पता ही होगा पिल। इट इज अ सॉलिड ओरल डोजेस फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ स्पेरिकल मास प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन और मोर एपीआई, जिसमें हर किसी में लिख सकते हो कि एक या एक से ज्यादा मेडिकामेंट, एक या एक से ज्यादा ड्रग, एक या एक से ज्यादा एपीआई, एक या एक से ज्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, कैसे भी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। एक्सिपेंट तो होगा ही सही, और रेयरली यूज होती है पिल, क्योंकि इतना आप जनरली टैबलेट ही लेते हो, कैप्सूल ही लेते हो। आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होते हैं, अभी जो हमने इतने तरह के सॉलिड डोजेस फॉर्म देखे, लोजेंजेस देखी, पिल्स देखी, टैबलेट देखी, कैप्सूल देखी, ये जो जितने भी तरह के डोजेस फॉर्म होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये कन्वीनियंट होते हैं, ठीक है, आसानी से खा सकते हैं। ये लो, गोली खानी है खा ली, और पानी पी लिया, चलो सही हो जाएंगे, चलो चलो कोई बात नहीं, कॉलेज चलो। पर वहीं अगर मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, है ना, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या आईवी लेना पड़ेगा ना, मैं खुद थोड़ी ना लूंगा कि अरे यार ये आईवी लिया, ले चलो, ऐसा नहीं होता। तो सॉलिड वाला इजीली एडमिनिस्टर है, आराम से खा लिया, आराम से लेके गए, कॉलेज में खाऊंगा एक, है ना, तो इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू ट्रांसपोर्ट। स्टेबिलिटी की बात करूं तो सॉलिड अच्छा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है। एक तरफ ध्यान से सुनना, एक तरफ अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं, इस लिक्विड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ओपन करके रख दूंगा, तो यहाँ पे हवा में जो एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया है वो चले जाएंगे, और इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव है वो इससे लड़ेगा, पर एक लिमिट तक लड़ सकता है। अगर मैं इसको 1 महीने के लिए ऐसे खुली रख दूं, ये पूरी खराब हो जाएगी, है ना। वहीं अगर मैं इसको खुली रखूं तो ये धीरे धीरे खराब होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है, ये बिल्कुल सॉलिड है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर नहीं है, इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का पानी नहीं है। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, इसीलिए सॉलिड डोजेस फॉर्म का शेल्फ लाइफ मतलब एक्सपायरी डेट भी बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। उसके बाद सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाना भी आसान होता है, इजी ऑफ मैन्युफैक्चर, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसा कम लगता है सॉलिड डोजेस फॉर्म में, एंड पेशेंट कंप्लायंस, आराम से पेशेंट खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे खा सकता है? मतलब आराम से खा सकता है, बिल्कुल आराम से खा सकता है। देखो एक खा भी रखी है मैंने, अभी तुम्हारे सामने खाऊंगा नहीं, मेरे को किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं है, पर एक कंडीशन है कि सर अगर कोई आदमी बेहोश हुआ तो वो थोड़ी ना खा सकता है, और अगर कोई छोटा बच्चा है उसको दवाई टैबलेट नहीं खानी, गोली से नफरत है, तो उस कंडीशन में दिक्कत है। जैसे अनकॉन्शियस है, कोई बच्चा है, कोई बुढ़ापे में खाने से मना कर रहा है, तो वो कंडीशन में दिक्कत है। फिर डोज एक्यूरेसी, कि हाँ भाई 50 mg की है तो 50 mg ही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना, पता है डोज एक्यूरेसी रहेगी, बराबर रहेगा डोज, लेस मेसी। अब एक बात बताओ, ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अगर ये गलती से मेरे हाथ से छूट गया और ये गिर गया तो मेरी खैर नहीं, है ना, मेसी हो जाएगा, एकदम चिपचिपा गंदा चारों तरफ। ये गिरा दूं, कोई दिक्कत हुई? टेबलेट गिरा दूं, कोई दिक्कत हुई? कोई मेसी है? नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आज तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूं मैं, लेकर दवाइयां। फिर उसके बाद वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, सॉलिड जो है कई तरह से काम आता है, जैसे ओरली आप दे सकते हैं, ओरली, है ना, रेक्टली, और वेजाइना में भी दे सकते हैं। उसके बाद इजी टू पैक, सॉलिड को पैकिंग करना कौन सी बड़ी बात है, ये हो गया पैक,
क्या यहाँ पे कोई पूरी बोतल लगी, कोई कैप लगा, क्या करना है, बस एक ये ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गया पैक। अरे पैक ही है, टूटी नहीं है, टेंशन मतलब ब्लिस्टर पैकेजिंग हुई है ना, इजी है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सॉलिड को स्टोर करके रख सकते हो। तो ये बहुत सारे फायदे हैं सॉलिड के, पर सॉलिड के कुछ नुकसान भी है। जैसे बायोअवेबिलिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप टैबलेट लोगे, पेट में जाएगी, लीवर के थ्रू एंजाइम आएंगे और खत्म मामला। बायोअवेबिलिटी तो लिक्विड की भी अच्छी है और एक अपने आईवी इंजेक्शंस की भी अच्छी है। फिर एब्जॉर्प्शन भी सही से नहीं होगा, क्योंकि मान लो किसी बूढ़े में एब्जॉर्प्शन लेट हो रहा है, किसी बच्चे में अभी एब्जॉर्प्शन की कोई दिक्कत आ रही है, ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, दिक्कत आ सकती है ना। पर आईवी में क्या है दिक्कत, आईवी में तो सीधा खून में दे रहे हो, ब्लड में दे रहे हो, सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हो सकता है किसी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो जाए। कई बार क्या होता है, एंटीबायोटिक जब आप लेते हो ना, वो एंटीबायोटिक पेट खराब कर देता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि पहले ये भूखे पेट ये रेनिटिडिन वगैरह ले लेना, जिससे आपका क्या होगा कि पेट सही रहेगा। तो रेनिटिडिन वगैरह क्यों लिखते हो, इसलिए लिखते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक से पेट खराब हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो सकती है, ये भी एक दिक्कत है। निगलने में दिक्कत आ रही है बूढ़े को, बच्चे को, या फिर कोई अनकॉन्शियस है तो। टेस्ट और ऑर्डर इशू, किसी टेबलेट में से बदबू आ रही है, यार बंद करो इसको, बदबू आ रही है। मॉइस्चर सेंसिटिविटी, ठीक है, कुछ सॉलिड जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं। वैसे सॉलिड में मॉइस्चर लगता नहीं है जनरली, पर कुछ जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं ना, वो सेंसिटिव होते हैं कि लाओ मॉइस्चर लाओ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं फटाफट रिएक्ट कर लूंगा, कुछ होते हैं ऐसे। उसके बाद ओरल सॉल्यूशन की बात करें तो क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट। देखो हर किसी में यही लिखना है, कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, कंटेनिंग वन और मोर ड्रग, कंटेनिंग वन और मोर एपीआई, कंटेनिंग वन और मोर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, कंटेनिंग वन और मोर बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद ओरल इमल्शन क्या होता है, इमल्शन आपको पता है, ऑयल और वाटर मैंने आपको बता दिया, सस्पेंशन आपको पता है। आगे डिटेल स्टडी करोगे 10-10 नंबर में पढ़ोगे, आगे इसी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में 10-10 नंबर में पढ़ना है सब, है ना। 2 तरह के सस्पेंशन होते हैं, इमल्शन भी कई तरह के होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, है ना, बाइफेजिक, बहुत तरह के, मतलब बहुत तरह के, मल्टीपल इमल्शन। तो अभी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद सिरप की डेफिनेशन है कि इट इज अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, शुगर का कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो सिरप क्या होता है, इट इज अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, यूजुअली सुक्रोज। कौन सी शुगर होती है यहाँ पर, सुक्रोज होती है, जिसमें मेडिकामेंट हम डाल देते हैं। सिरप मीठी मीठी लगती है ना पीने में, क्यों लगती है, क्योंकि सुक्रोज का पानी है और कुछ भी नहीं है, और जिसमें हमने क्या करा, मेडिकामेंट डाल दिया, मतलब कि हमारा ड्रग डाल दिया, एपीआई डाल दिया, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड डाल दिया, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड डाल दिया, या फिर आप बोल लीजिए लीड कंपाउंड डाल दिया, एक ही बात है। फिर फ्लेवर्ड सिरप जो होती है आर ए कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मास्किंग डिसएग्रीएबल टेस्ट, मतलब कि जो फ्लेवर्ड सिरप है, एक तरफ है फ्लेवर्ड सिरप और एक तरफ है टेबलेट, ये है टेबलेट, इसको बहुत गंदी बदबू आ रही है, खाने में भी दिक्कत है। ये फ्लेवर्ड सिरप है, मीठी मीठी अच्छी लग रही है, पिए जाओ, है ना। तो वो वाली बात है कि टेस्ट वेस्ट का भी पता नहीं लगता, बढ़िया टेस्ट कर दिया, ड्रग का जो गंदा टेस्ट था वो भी सब खत्म हो गया। उसके बाद एलिक्सियर आता है। एलिक्सियर इट इज अ प्लीजेंट फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन ऑफ पोटेंट और नोजियस ड्रग। जो नोजियस ड्रग होती है ना, कि यार इसके तो बदबू आ रही, बहुत भयंकर उल्टी हो जाएगी, अभी नोजिया हो जाएगा, मेरे को उल्टी जैसा होने लग गया इस दवाई को सूंघ के, इस ड्रग को सूंघ के, तो जो नोजियस ड्रग होती है। उसके बाद आपको लिखा है पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो थोड़े अमाउंट में ही ज्यादा अच्छे से एक्शन दे देगी, है ना। पोटेंट ड्रग का कभी भी ओवरडोज नहीं होने देना है, नहीं तो आप पहुंच जाओगे ऊपर। तो एलिक्सियर क्या होता है, एक प्लीजेंट अच्छा दिखने वाला, फ्लेवर्ड अच्छा फ्लेवर्ड वाला, क्लियर लिक्विड है, ऐसा नहीं है कि धुंधला धुंधला लिखता है, एकदम क्लियर लिक्विड है। तो प्लीजेंट फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, जिसमें पोटेंट ड्रग होती है या फिर नोजियस ड्रग होती है। और यहाँ पर द वेहिकल में कंटेन है हाई प्रोपोर्शन ऑफ एथेनॉल और सुक्रोज टुगेदर विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। यहाँ पर क्या होता है, वेहिकल जो होता है, वेहिकल में क्या होता है, एक तो एथेनॉल होता है, एक सुक्रोज होता है, और उसके साथ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होते हैं, मतलब कि माइक्रोब्स ना लगे उसके लिए एंटी माइक्रोबियल। और प्रिजर्वेटिव का वही मतलब है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके, तो यहाँ पर कौन सा है, एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकेगा। फिर माउथ वॉश, गार्गल्स वगैरह आप करते हैं, माउथ वॉश वगैरह आप करते हैं, जिससे क्या होता है, आपके गम्स की, आपके टीथ की लाइफ जो है अच्छी रहेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल आप जिएंगे, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, है ना। आपका जो ओरल कैविटी, आपका जो बकल रूट है वो बढ़िया रहेगा, वही वाली बात लिखी होगी यहाँ पर। दीज आर सिमिलर टू गार्गल बट आर यूज फॉर ओरल हाइजीन। देखो बोला ना कि मुंह की साफ सफाई के लिए।
और माउथ में कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको सही करने के लिए माउथ वॉश होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लिस्ट्रीन माउथ वॉश। ये आपको करना चाहिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, पर ये आप करोगे ना तो आपकी गम्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आएगी, आपको कैविटी होने के खतरे नहीं है। बहुत फायदे हैं, हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही चाहिए। थोड़ा सा पानी लो, उसमें ये माउथ वॉश डालो और उसके बाद अच्छे से गार्गल करो, गरारे करो, कुल्ले करो। और उसके बाद क्या करना है, 20 मिनट तक कुछ नहीं खाना पीना, क्योंकि मुंह में रहता है फिर वो बॉडी में जाता है नहीं तो। आगे देखते हैं गार्गल्स। सो डाइल्यूट विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। गार्गल को क्या करना है, वार्म वाटर के साथ डाइल्यूट करना है। जैसे मान लीजिए गार्गल से अब इसको हमने खोला और इसको गर्म पानी में डाइल्यूट कर लिया, मतलब डाल दिया, अच्छे से मिक्स करा, फिर हमें इसे यूज करना है। So they are the prepared in concentrated solution with direction for the patient to dilute with warm water before use। यहाँ पर हम डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन का मतलब कि समझाते हैं, सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए गार्गल है, उस पर लिखा रहता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि कैसे काम करना है, कैसे आपको इसको यूज लेना है। तो वहाँ पे लिखा रहता है कि डाइल्यूट विथ वार्म वाटर बिफोर यूज, ठीक है, गर्म पानी में डाइल्यूट करो यूज में लेने से पहले। दे आर एक्वस सॉल्यूशन यूज इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। जो गले में इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना, ऐसे गरारे करते हैं ना, तो उससे थ्रोट इन्फेक्शन सही हो जाता है। फिर आगे आ जाओ लोशन। अब लोशन में वापस नहीं बता रहा, बॉडी लोशन है ना। नेजल ड्रॉप स्प्रे, पता ही है नेजल ड्रॉप होता है। स्प्रेज होते हैं जो कि डीकंजेस्टेंट का काम करते हैं, एंटीस्टेमिनिक का काम करते हैं, मतलब कि एलर्जी को रोकते हैं। डीकंजेस्टेंट मतलब कि नाक को खोलते हैं जब नाक जाम हो जाती है। देखा ना, विक्स इनहेलर और ट्रिवेन, ये सब सुना होगा आपने, लोकल इफेक्ट देते हैं सब। फिर पेंट्स की बात करें तो ये जो पेंट है, ये वाला पेंट की बात हो रही है, एशियन पेंट की बात नहीं हो रही, ये भी पेंट है, ये दवाई है ना। तो पेंट्स आर मोनोफेजिक लिक्विड। कैसे हैं ये पेंट जो होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड होते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक ही फेज होगा। जैसे एक था बाईफेजिक आपका सस्पेंशन इमल्शन, वो नहीं है ये क्या है, मोनोफेजिक। ये आप स्किन पे लगाओ, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाओ। म्यूकस मेम्ब्रेन सर, हाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, और स्किन पे लगा सकते हो। स्किन पेंट कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट दैट एवापोरेट क्विकली टू लीव ए ड्राई रेजिस्टियस फिल्म ऑफ मेडिकामेंट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक तो होता है स्किन पेंट। जब आप स्किन पेंट लगाओगे ना, जैसे आपने स्किन पेंट को लगाया तो उसमें क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे ये स्किन पेंट है, स्किन पेंट को मैंने लगाया तो स्किन पेंट में क्या था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था। वो वोलेटाइल सॉल्वेंट उड़ गया, वोलेटाइल का मतलब वेपराइज फॉर्म में उड़ गया। उड़ने के बाद मेरे जो स्किन पे क्या रह गया, एक रेजिनियस फिल्म रह गई मेडिकामेंट की, एक सिर्फ फिल्म रह गई मेडिकामेंट की, रेजिनियस फिल्म रह गई मेडिकामेंट की। पर मैं अगर थ्रोट पेंट की बात करूं तो ये जो होता है ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। और ये विस्कस क्यों होता है, ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरॉल दैट डिजाइन टू प्रोलॉन्ग कांटेक्ट ऑफ द मेडिकामेंट विद द अफेक्टेड साइड। अब ये जो थ्रोट के लिए थ्रोट पेंट होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपका ग्लिसरॉल होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, मोर विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। जब इस थ्रोट पेंट को मैं लूंगा और ये गाढ़ा होगा, ये विस्कस होगा ग्लिसरॉल की वजह से, है ना, तो ये ज्यादा देर तक वहां पर रहेगा जहां पे मुझे दिक्कत है, जहां पे थ्रोट में मुझे दिक्कत है, ये ज्यादा देर तक वहां पर रहेगा। और जितनी देर ड्रग वहां पर रहेगी उतना अच्छे से वो असर करेगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ लिक्विड। तो आसानी से निकल सकते हैं, लिक्विड की क्या दिक्कत है, ये लो सर अभी रुको, आपके सामने निकल जाऊं, अरे नहीं यार, ठीक है। इजी टू स्वेलो, है ना। उसके बाद फ्लेक्सिबल डोजिंग, थोड़ी सी और ले लेता हूँ, नहीं ज्यादा हो गई, कम कर लेता हूँ। फ्लेक्सिबल डोजिंग, रैपिड एब्जॉर्प्शन, लिक्विड में कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, लिक्विड में सीधा ड्रग जाएगी, सीधा एब्जॉर्ब होगी। पर हाँ, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका भी होगा, लीवर के एंजाइम इसको भी परेशान करेंगे। लीवर के एंजाइम किसको परेशान नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन वाला मामला है, इंट्रावेनस वाला मामला है, आईवी वाला मामला है। बेटर बायोअवेबिलिटी, बिल्कुल ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी बायोअवेबिलिटी कैसी आएगी, अच्छी आएगी एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। इजियर टू एडमिनिस्टर, लेने में क्या दिक्कत है, ले लिया। लेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, सॉलिड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो रही थी ना, लिक्विड में कम होगी, ठीक है। उसके बाद कैन बी फ्लेवर्ड, हाँ इसको फ्लेवर दे सकते हैं, जो फ्लेवर चाहिए वो दो, वनीला फ्लेवर दो, है ना, जो चाहिए वो दो, स्ट्रॉबेरी दो। सूटेबल फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट, मतलब कि पेडियाट्रिक मतलब बच्चों में, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें, और एक बूढ़ों में। गेरियाट्रिक मतलब बूढ़े, ठीक है। जो पेडियाट्रिक गेरियाट्रिक पेशेंट्स में ये जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है आराम से काम कर देंगे। वो देखा होगा ना, चम्मच में लिक्विड डाला, शिशु को पिला रहे बच्चे को, छोटे से बच्चे को, बुढ़ापे भी लिक्विड चालू होता है। फिर इसके डिसएडवांटेज लिखे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि इसमें पानी है तो बैक्टीरिया का कंटामिनेशन होगा, है ना। बनाने में दिक्कत है, कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं। डोजिंग एक्यूरेसी, कभी कभी क्या होता है कि कम ले ली, ज्यादा ले ली, समझ में नहीं आता। फिर पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट में बी लेस लाइकली टू कंप्लाई विद लिक्विड मेडिकेशन रेजिमेंट ड्यू टू इनकन्वीनियंस और अनप्लेजेंट टेस्ट। कई बार क्या होता है, टेस्ट अनप्लेजेंट होता है, किसी दवाइयों का तो नहीं ले पाते,
पैकेजिंग चैलेंजेस, इनको पैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं से भी अगर कुछ भी खुला रह गया तो गई दवाई। और उसके बाद पैक करने के बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन, शिपमेंट वगैरह, इनकी ट्रांसपोर्टेशन जब होती है तो बहुत ही ध्यान से करते हैं। कहीं जरा सा भी लीक हुआ, क्रैक हुआ, सारा लिक्विड डोजेस होम गया, फेल जाएगा। पोर्टेबिलिटी लिमिटेड है, मतलब कि इसका ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड है। पोर्टेबिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। और रिस्क ऑफ ओवरडोज, अच्छी लग रही है यार, अच्छी लग रही है, चलो पी लेता हूँ, टेस्ट अच्छा है, थोड़ा और पी लेता हूँ। तो ओवरडोज का रिस्क हो सकता है, ठीक है। कोरेक्स वगैरह इसलिए बैन करी गई है क्योंकि उसमें अल्कोहल था और लोग उसके नशे करने लग गए थे, ऐसे सिरप को, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद पेरेंटल डोजेस फॉर्म इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ये मैंने आपको बता दिया। अब सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के अंडर में किस किस को दोगे आप, वैक्सीन को देते हो, और जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायबिटीज में वो सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। और जब बहुत ही जल्दी एक्शन चाहिए तो इंट्रावेनस सबसे बेस्ट, सीधा वेन में, सीधा ब्लड सर्कुलेशन में। ऑइंटमेंट की डेफिनेशन लिखिए, ऑइंटमेंट आर सॉलिड, सेमी सॉलिड होते हैं। अब सेमी सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद ये आपका पेरेंट्रल हो गया, सॉलिड, लिक्विड, पेरेंट्रल, अब आ गया सेमी सॉलिड। तो डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑइंटमेंट क्या होता है, ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन। कैसी होती है, ग्रीसी प्रिपरेशन होती है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा। नेजल म्यूकोसा में, स्किन पे और रेक्टम में आप ऑइंटमेंट को यूज करते हैं। ऑइंटमेंट आर द सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन फॉर द एप्लीकेशन टू द स्किन, रेक्टम एंड नेजल म्यूकोसा। यहाँ पर जो बेस होता है, सर बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है जो व्हीकल की तरह काम करे, मेडिकामेंट का व्हीकल हो। तो यहाँ पे जो बेस होता है वो एनहाइड्रस और इमिसिबल होता है विद स्किन सिक्रेशन, ठीक है। उसके बाद ऑइंटमेंट में बी यूज्ड एज ए इमोलिएंट। इमोलिएंट का मतलब होता है मॉइस्चराइज करना, एक अच्छा स्मूथ इफेक्ट देना, और डिजोल्व मेडिकामेंट टू द स्किन। तो ये हो गया ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है ना, टैटू वगैरह जब लगाते हैं, ऐसे बनवाते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट दी जाती है कि भाई ध्यान रखना है टैटू का वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हो गया जेल्स। जेल्स क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जेल्स आर फॉर्म बाय एडिंग ए जिलेटर। जेल्स बनाना है तो जिलेटर की मदद लेनी पड़ेगी। जिलेटर एक बहुत अच्छा जेलिंग एजेंट होता है जो कि जेल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके पास, ऑब्वियसली जेल बनाना है तो कोई ना कोई ड्रग तो डालनी पड़ेगी। डोजेस फॉर्म बना रहे हो, जेल बना रहे हो, तो ड्रग तो चाहिए ही चाहिए। तो जो जिलेटर है जो कि जेल्स बनाने के काम आता है, जिलेटर क्या करता है, जेल बनाने के काम आता है। तो जो जिलेटर है यूज्ड इन जेल फॉर्मुलेशन कैन बी स्मॉल मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट। जो जिलेटर होता है ना, जिलेटर वो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, लो मोलिकुलर वेट का होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीमर हो सकता है। वो पॉलीमर चाहे सिंथेटिक हो, सेमी सिंथेटिक हो, नेचुरल हो। तो जिलेटर और कुछ नहीं है, स्मॉल मॉलिक्यूल का, लो मोलिकुलर वेट का पॉलीमर है, जो कि सिंथेटिक भी हो सकता है मतलब मैन मेड, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, और नेचुरल मतलब कि नेचुरल हो सकता है, ठीक है। जेल्स को क्लासिफाई किया है, जेल्स आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअस फेज। जो कंटिन्यूअस फेज होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये सस्पेंशन है, सस्पेंशन में ये लिक्विड दिखाया था और उसके बाद ये सॉलिड दिखाए थे। तो ये जो लिक्विड है ना, ये डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब कि ये कंटिन्यूअस फेज है। तो ऐसा जो कंटिन्यूअस फेज होता है उसके बिहाफ पर जेल्स आर क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर कंटिन्यूअस फेज। जैसे कि ऑर्गेनोजेल, हाइड्रोजेल, जेरोजेल, अलग अलग तरह के जेल होते हैं। और द नेचर ऑफ बॉन्ड इन द 3D स्ट्रक्चर, जो 3D नेटवर्क बनता है उसके बेसिस पे कई अलग अलग तरह के जेल होते हैं। डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ नहीं करना। आगे आ जाओ। क्रीम्स होती है ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। मैंने आपको बोला ना इमल्शन भी कैसे होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अब इसको याद करने का बहुत इजी तरीका, लिखा क्या है, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर में डाल रहे हैं ऑयल, मतलब वाटर बहुत ज्यादा है पहले से है, ऑयल इन वाटर, तो ऑयल किस में डाल रहे हैं, वाटर में। फिर क्या है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, ऑयल पहले से बहुत ज्यादा है तो वाटर किस में डाल रहे हैं, ऑयल में। तो मतलब ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेस्ट। तो पेस्ट क्या होता है आपको पता ही है, पेस्ट भी एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ही है। ये दो नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, इसलिए सारी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, और सिलेबस में भी आपको मेंशन है कि डेफिनेशन सारी पढ़नी है। तो इन फार्मेसी पेस्ट रेफर टू ए सेमी सॉलिड प्रिपरेशन दैट इज यूज्ड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन, जो कि टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, स्किन पे आप यूज कर सकते हैं। इट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए थिक ऑइंटमेंट और क्रीम विद ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल सच एज पाउडर और पेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, एक तो आपका थिक ऑइंटमेंट होता है या क्रीम होती है, थिक क्रीम होती है और उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल होते हैं, ठीक है। दे आर थिकर एंड लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपेयर में ये ज्यादा थिक होते हैं और लेस ग्रीसी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो जो पेस्ट होते हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, जहां पर थिक ऑइंटमेंट होता है और सॉलिड मटेरियल भी होते हैं। ये ज्यादा
अगर ऑइंटमेंट के कंपेयर में देखूँ तो ये ज़्यादा थिक होते हैं और लेस ग्रीसी होते हैं, और ये स्किन पर लंबे पीरियड्स के लिए रहते हैं, लंबे समय के लिए स्किन पर अप्लाई रहते हैं। दे आर ऑफ्टन अप्लाई फॉर कंडीशन सच एज, जब आपको स्किन पे इरिटेशन हो तो आप पेस्ट लगा सकते हैं, पता है ना, स्किन बर्न हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, स्किन इरिटेशन होती है तो आप पेस्ट लगा लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं आपके पेस्ट में, वो होते हैं आपके जिंक ऑक्साइड, आपका केओलिन और आपका स्टार्च। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है इनहेल्ड डोजेस फॉर्म, इनहेलर वगैरह, ये आप एनडीडीएस में पढ़ोगे 7 सेम में, इसकी डेफिनेशन देख लो बस, कि इनहेलर आर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन ऑफ ड्रग इन ए मिक्सचर और इनर्ट प्रोपेलेंट। देखो इनहेलर जो होता है ना, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, इनहेलर में क्या होता है, आपकी ड्रग होती है, और जब भी आप उसको प्रेस करते हो, इनहेल करते हो, ऐसे करते हो, तो अंदर से क्या होता है, ड्रग रिलीज होती है, ड्रग रिलीज होती है। अब वो जो ड्रग रिलीज होती है वो किसकी वजह से होती है, इनहेलर में प्रोपेलेंट होता है, क्या होता है, प्रोपेलेंट। तो वो प्रोपेलेंट जो है प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से ड्रग बाहर आती है। तो यहाँ पे लिखा है प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या काम आता है, ड्रग को डिलीवर करने में। जो ड्रग उस इनहेलर से बाहर आ रही है प्रेशर के साथ, वो किसकी वजह से आ रही है, प्रोपेलेंट की वजह से। और ड्रग बाहर आने के बाद कहाँ जा रही है, सीधा आपके लंग्स में जा रही है। अस्थमा कंडीशन, सीओपीडी की कंडीशन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशन, ये सब कंडीशन में काम आता है, ठीक है। देखो अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे कि आप लिख सकते हैं सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी है ना, ओ है ये। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है नेबुलाइजर और एटमाइजर। इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटिंग अस्थमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीज। ये भी अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज को ही सही करेगा। नेबुलाइजर क्या होता है, एक तरह का ऐसा डिवाइस है जिसमें आप ड्रग को फिल करते हैं, उसके बाद वो ड्रग जो है सीधा आपके एयरवेज में जाता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इनहेलर की तरह ही है ये भी, है ना। इट पंप एयर और ऑक्सीजन थ्रू ए लिक्विड। अब यहाँ पर क्या फर्क आता है कि यहाँ पर ये एक तरह का वेपर बना के देता है, मतलब कि ये आपका लिक्विड हो गया, इस लिक्विड में सॉलिड ड्रग पार्टिकल हो गए, मतलब एक मॉइस्चराइज फॉर्म देता है ये, ठीक है, वो देता है ये, एयर और ऑक्सीजन को मिला के देता है ये, मतलब कि एयर बोल लीजिए या फिर ऑक्सीजन बोल लीजिए, उसके साथ आपका जो भी लिक्विड मेडिसिन है वो जाता है, ठीक है। फिर कई तरह के नेबुलाइजर्स होते हैं। अब नेबुलाइजर को जनरली प्रिफर क्यों करते हैं, क्योंकि नेबुलाइजर जो होते हैं सस्ते होते हैं, सबसे पहले तो मोर पोर्टेबल होते हैं, और लेस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट के चांसेस कम होते हैं। फॉर दैट रीजन आर यूजुअली रिजर्व ओनली फॉर सीरियस केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज और सीवियर अटैक। जब रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, जब सीवियर अटैक होता है, जब अस्थमा का अटैक आता है, जब सीओपीडी होता है, जब ब्रोंकाइटिस होता है, जब लंग में इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन में आपको नेबुलाइजर या एटमाइजर यूज करना होता है। एटमाइजर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है ना, एयर और ऑक्सीजन जो है लिक्विड मेडिसिन के साथ जा रहा है, वो एटमाइजर का ही काम होता है। नेबुलाइजर में एटमाइजर होता है, उसी का काम होता है। आगे चलते हैं सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज भी आप डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में ही। सपोजिटरीज क्या होती है, ये सपोजिटरीज है, इस तरह से होती है। तो सपोजिटरीज इट इज अ सेमी सॉलिड मेडिकामेंट और वी कैन से सेमी सॉलिड मेडिकेटेड मास, ठीक है। यूजुअली कोन शेप, कैसी होती है ये, कोन शेप की होती है। कैसी होती है, कोन शेप की होती है, ठीक है। दैट इज इंसर्टेड आइदर इनटू द रेक्टम वेजाइना वेयर इट इज मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से सुनना, सपोजिटरीज एक तरह का सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। सपोजिटरीज एक कोन प्रिपरेशन है, कोन शेप की प्रिपरेशन है। सपोजिटरीज को आप रेक्टली या वेजाइनली दे सकते हैं, और सपोजिटरीज को जब आप रेक्टली और वेजाइनली देंगे तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ड्रग रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। इस तरह से सपोजिटरीज जो है काम करती है। उसके बाद एनेमा होता है। एनेमा दिया जाता है जब पेट को साफ करना होता है, ठीक है, पूरी सफाई करनी होती है पेट की, पूरा आपका जो भी जीआई ट्रैक्ट है उसको बिल्कुल एकदम रेक्टम वक्टम को एकदम साफ करना होता है जब एनेमा दिया जाता है। सो एनेमा इज द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड इनटू द रेक्टम एंड कोलोन वाया द एनस। एनस के थ्रू हम लिक्विड को इंसर्ट करते हैं, और कब तक करते हैं, जब तक वो रेक्टम और कोलन में ना चला जाए। उसके बाद ये इसकी पूरी सफाई हो जाती है रेक्टम कोलोन की बहुत अच्छे से, ठीक है, उसे एनेमा कहते हैं। फिर पेसरी क्या होती है, पेसरीज जो होती है वो वेजाइना रूट के थ्रू दी जाती है ना। ये रिमूवेबल होती है, इंसर्ट किया, काम हुआ, रिमूव कर लिया। तो लिखा है पेसरीज आर सेमी सॉलिड मेडिकेटेड प्रिपरेशन डिजाइन फॉर इंसर्शन इनटू वेजाइना वेयर दे मेल्ट और डिजोल्व। सीधी सी बात है, जहां पर ये मेल्ट हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है वेजाइना में जाकर, है ना। अलग अलग तरह की पेस्ट्रीज होती है, जैसे मोल्डेड, कंप्रेस और वेजाइनल। अब जो मोल्डेड होती है वो कोन शेप की होती है, प्रिपेयर्ड बाय मोल्डेड मेथड,
नाम से पता लग रहा मोल्ड पेस्ट्री है तो मोल्डेड मेथड से बनेगी, कौन शेप की होती है। जो कंप्रेस पेस्ट्री होती है प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन, नाम से पता लग रहा कंप्रेस है तो कंप्रेशन से बनी है, मोल्डेड है तो मोल्डेड प्रोसेस से बनी है। उसके बाद जो वेजाइनल कैप्सूल है प्रिपेयर्ड सेम एज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जैसे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनता है वैसे ही ये बनती है और इसकी शेप और साइज जो है अलग अलग आती है। ठीक है, तो आज हमने डोजेस फॉर्म को बहुत ही डिटेल स्टडी करा है। अब एक जीपेट का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको सारा समझाता हूँ। तो जीपेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है आपका टैबलेट से है कि जब आप टैबलेट को बनाते हो तो टैबलेट को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी आपका पाउडर होता है, जो भी आपका ग्रेन्यूल होता है, उसको आपको डाई कैविटी में रखना होता है। देखो यहाँ पर लिखा है सब्सटेंस यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट इजेक्शन ऑफ टैबलेट। यहाँ पर मैंने रखा डाई कैविटी में, जो भी मेरे को बनाना था, टैबलेट को एक शेप देना था, ऊपर से मैंने इसको कंप्रेस किया। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो हो सकता है ये जो टैबलेट के पार्टिकल है ये यहाँ पर इस तरह से स्टिक हो जाए, चिपक जाए, तो मेरा तो नुकसान ही है। तो इसको चिपकने से कौन रोकेगा? पहला ऑप्शन है लुब्रिकेंट। अब नाम से पता लग रहा है लुब्रिकेशन देना, स्मूथनेस देना, आंसर तो यही खत्म हो गया क्योंकि लुब्रिकेशन देता है, स्मूथनेस देता है। तो यहाँ पर लिखा भी है लुब्रिकेंट ही राइट आंसर है। लुब्रिकेंट का एग्जांपल है जैसे मैग्नीशियम स्टीरिएट, तो याद रख लेना लुब्रिकेंट कौन सा, मैग्नीशियम स्टीरिएट। ग्लाइडेंट की बात करें तो ग्लाइडेंट तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंटी अधेरेंट ये भी स्टिक होने से रोकता है, पर ये इंग्रेडिएंट को स्टिक होने से रोकता है। फिर आता है ह्यूमेक्टेंट, ये मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यूमेक्टेंट तो मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ग्लाइडेंट जो है इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन रिड्यूस कर रहा है, ये भी नहीं है। एंटी अधेरेंट नाम से ऐसा लग रहा है चिपकने नहीं देना, बिल्कुल, पर एक्सिपिएंट के लिए है ये, है ना, इंग्रेडिएंट्स के लिए है ये। तो आंसर जाएगा लुब्रिकेंट। क्लियर हुआ? तो आज हमने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 कवर किया है, जहां पर हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू डोजेस फॉर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, डेफिनेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, व्हाई वी नीड डोजेस फॉर्म, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, व्हाट आर द वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। और इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल स्टडी करा है, इतना डिटेल कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जीपेट में आप कर दोगे इस टॉपिक से, तो जो आप मुझसे पढ़ रहे हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रिस्क्रिप्शन लेकर आऊंगा, ऐसे पर्चा डॉक्टर का, है ना, पेशेंट को दूंगा, फिर पेशेंट फार्मासिस्ट को देगा, बड़ा मजा आने वाला है, कहानी चलेगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में प्रिस्क्रिप्शन के लिए। और जाकर वेबसाइट विजिट कर लेना, वेबसाइट www.depthofbiology.com, जहाँ पर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। आप जाएंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको फार्मास्यूटिक्स के सारे नोट्स मिलेंगे, और सारे नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।